शांत हो जा यार। गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों के कान और आंखें दोनों स्टेज की तरफ चाहिए होंगी और पड़ोसियों से बात यहाँ से बाहर निकलने के बाद कर लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा और पूरी सुनाऊंगा भी। अरविंद पांडे सर ने एक बात मेहनत को लेकर के यहाँ पर की थी। अक्सर अपनी क्लास में मैं बच्चों को सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपनी मेहनत के साथ ईमानदार रहना। उसके अंदर अगर बेईमानी की मिलावट करोगे तो सबसे पहले मंजिल तक जाने वाला रास्ता धुंधला हो जाएगा और धुंधले रास्ते अक्सर राह भटका दिया करते हैं और भटकी हुई राहों पर जब हम चलते हैं तो मंजिल तक पहुंचना हमेशा नामुमकिन होता है। ऐसी ही एक कहानी, ये बात मुंबई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पास लोकल ट्रेन का एक स्टेशन मानखुर्द, सितंबर के महीने में अपना बैग पैक करके मैं वहां पर पहुंचा था और मैंने वहां पर देखा कि रात के समय कुछ बच्चे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैथमेटिक्स की किताबें लेकर के एक गोला बना करके पढ़ाने में लगे हुए थे। जल्दी पहुंचने की कोशिश में मैंने इस दृश्य को देखा और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। एक हफ्ता उस कैंपस में बिताने के बाद मुंबई जो पहली बार पहुंचता है उसका नया नया शौक होता है कि मरीन ड्राइव घूम के आना। मेरा भी था। कुछ पापियों के साथ मरीन ड्राइव के लिए निकला। वहां से रात को जब मैं लौट रहा था तो वही 4 बच्चे दोबारा वहीं बैठे हुए थे और अब की बार मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं उनके बगल में बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक ने कहा, सर हमारे इस दोस्त की कंपार्टमेंट मैथमेटिक्स के अंदर आई है और हम इसे वो सवाल पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ बैठा, किताब देखी तो वो मराठी में थी। यार मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। उनका कि सर मराठी मीडियम। उनसे पूछा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा कि सर बगल में एक असाइलम है। कितने लोग असाइलम का मतलब जानते हैं? चुने 2-3 अनाथालय। और वो अनाथालय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मेन गेट के बिल्कुल सामने। वहां गया, वहां के वार्डन से मिला और मिलकर के उनको कहा कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ा सकता हूं। उनका कहना था कि मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ पर मराठी लैंग्वेज के अंदर है और ऐसे आपकी हिंदी को देख करके लगता है कि आप महाराष्ट्र से नहीं हैं। उनको पढ़ाने के लिए मैंने 1-1.5 महीने में थोड़ी बहुत मराठी सीखी और मराठी सीखने के बाद मैं उन बच्चों के साथ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके उन्हें पढ़ाता था। उन 4 में से 3 बच्चे निकल गए मतलब उन्होंने आना छोड़ दिया और वो सिर्फ एक बच्चा वहां निरंतर आता था। उससे एक दिन पूछा कि क्या बनना चाहता है? उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की फौज में जाना है और मैं सिपाही बनना चाहता हूं। सिपाही क्यों बनना चाहता है तू? जब तू यूपीएससी का एग्जाम दे करके डायरेक्टली लेफ्टिनेंट के लिए रेकमेंड हो सकता है तो उसके लिए कोशिश कर। उसने कहा कि सर होगा नहीं। होगा कैसे नहीं? हम हैं साथ में। मेरे साथ एक और सज्जन थे, उनका नाम डॉक्टर कल्लोल स्वाइन, उड़ीसा के रहने वाले हैं। बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन साइंटिस्ट, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द नहीं कुछ जादू पिरो रहे हैं धागे में। मंत्र मुक्त करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उस इंसान को 7 हिंदुस्तान की भाषाएं आती हैं। अब उनके साथ मिलकर के उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। उसको मैथमेटिक्स में पढ़ाता था और इंग्लिश, करंट अफेयर्स,
कल्लोल सर पढ़ाते थे। लेकिन कल्लोल सर एक आर्टिस्ट भी थे, उनकी गैलरीज भी मुंबई के अंदर अलग अलग जगह इवेंट्स के अंदर वो जाते थे। 12वीं यूपीएससी की परीक्षा दी उसने, एनडीए का एग्जाम क्लियर किया और एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद वो भोपाल एसएसबी बोर्ड गया और भोपाल एसएसबी बोर्ड से जब वो वापस आया तो वो लिपट के रोने लगा। उससे पूछा, मैंने पूछा उससे कि रेकमेंड नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, स्क्रीन आउट हुआ, मेडिकल आउट हुआ या फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुआ? ये अलग अलग चीजें हैं जो कि एसएसबी के अंदर आप कहां कहां पर बाहर किए जा सकते हैं। उसने एक लेटर दिखाया जिसके अंदर रेकमेंडेड की मोहर लगी हुई थी और जिस चीज ने मुझे रुलाया वो चीज थी, उसमें उसने पिता या गार्जियन की जगह पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि इंग्लिश तेरी सबसे बड़ी समस्या थी, तूने उसको कैसे ओवरकम किया? उसने नाम लिया कल्लोल सर का, कि उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। वो जब भी फ्री होते थे या तो मुझे बुला लेते थे या खुद आ जाते थे। वो रेकमेंड हुआ, ट्रेनिंग पर गया, पीएचडी खत्म हुई और मैं दिल्ली वापस आया और मेरा उससे संपर्क टूट गया। अभी पीछे बीते 2 सालों के अंदर सुबह 6:30 बजे मेरे फोन के ऊपर एक अननोन नंबर से कॉल आया और उधर से सिर्फ रोने की आवाज थी और उसके रोने की आवाज को महसूस करके मैंने उसका नाम पुकारा। मैंने कहा आशुतोष। उसने कहा कि मैं तो भूल गया आपको, आप कैसे भूल गए मुझे? सर मेरी पोस्टिंग तवांग अरुणाचल बॉर्डर पर है, इन्फेंट्री के अंदर मैं हूं और मेरी पोस्ट मेजर है। मैंने उसको पूछा कि पीस पोस्टिंग 2 बार मिल सकती है, तूने कौन कौन से ऑप्शंस दिए? उसने हिंदुस्तान में 2 जगहों का नाम बताया, एक मुंबई और दूसरा दिल्ली। मुंबई वो असाइलम, दिल्ली मैं यहां। ये नंबर कैसे मिला? आपका नंबर ढूंढने में मुझे 10 साल लग गए, आप खो गए। ये वो मेहनत थी जो उसने एक निश्चल सपने को साकार करने के लिए निरंतर की। उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। हम हमेशा मोटिवेट होकर के नहीं पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। आपका मन है या नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। बेईमानी का तड़का मत लगाइएगा। अपनी मेहनत के साथ ईमानदार रहिएगा। जिसने अब तक मेहनत नहीं की, ये याद रखिएगा, स्कूल से जाने के बाद 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल की ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब वो मेहनत किसी भी रूप में हो सकती है। आप अपनी किसी भी कला को निखारने के लिए वो मेहनत कर सकते हैं। अच्छे कामों के लिए भी, कंस्ट्रक्टिव भी बन सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फैसला आपको करना है। हर एक चीज सिर्फ यहीं पर आकर रुकती है कि अगर अपने सपनों को आंखों के पानी से निकालकर हकीकत में लाकर जीना चाहते हो तो अपनी मेहनत के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, डीजे इंतजार कर रहा है लंच के साथ। सिर्फ 4 बातें बोल, सिर्फ 4 सेंटेंस जो हर बार बताता हूं, हर बार कहता हूं। तो अपने बच्चों को भी कहता हूं कि तेरी आंखों को अब ना रुलाऊंगा, तेरी हंसती आंखों को मैं अब ना रुलाऊंगा। ऐसा कहना वक्त का है कि वक्त कहता है कि
अब ना आऊंगा, तेरी हंसती आंखों को अब ना रुलाऊंगा। मुझे जीना है तो इसी लम्हे में जी ले, क्योंकि मैं अगले लम्हे तक ठहर ना पाऊंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि जब आप अपना बेस्ट दे दोगे, आपके आंखों के सपने आपके जीवन में हकीकत में उतर आएंगे। थैंक यू। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए।